देखिए, दांतों में समस्या होना बहुत ही एक नॉर्मल चीज़ है और दांतों में समस्या जो है वो हर घर में किसी न किसी को होगी या किसी भी व्यक्ति को किसी न किसी एज पे हमें दांतों में कोई समस्या या कोई प्रॉब्लम आई होगी। मैं डॉक्टर दिनेश कुंडू, प्रोस्थोडोंटिस्ट और इम्प्लांटोलॉजिस्ट, आज इस वीडियो में इसी के बारे में हम बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी मोस्ट कॉमन डेंटल प्रॉब्लम्स है जो कि हर व्यक्ति को परेशान करती है या मोस्ट ऑफ द केस में हर फैमिली में होती है और उनका क्या सॉल्यूशन है, और जो सॉल्यूशन जब हम करवाते हैं उसमें कितनी बार अपॉइंटमेंट, मतलब कितनी बार आपको डेंटिस्ट के पास या डॉक्टर के पास आपको विजिट करना पड़ता है। और बाद में कुछ ऐसी मैं टिप्स दूंगा ताकि जो डेंटल प्रॉब्लम आपको हो रही है वो कम से कम हो। तो सबसे पहली जो डेंटल प्रॉब्लम है वो है दांतों में कीड़ा लगना, मतलब कि डेंटल कैविटी। सबसे पहले हम समझते हैं कि दांत में की स्ट्रक्चर क्या होती है, दांत किन किन लेयर से बना होता है। देखिए, दांत जो है वो 3 लेयर से बना होता है। दांत में मतलब कि 3 परतें पाई जाती है। सबसे पहली जो लेयर होती है वो उसे बोलते हैं इनेमल, दूसरी जो लेयर होती है उसे बोलते हैं डेंटिन, तीसरी जो लेयर होती है उसे बोलते हैं पल्प। जो इनेमल है, जो कि हमारी पहली लेयर है, वो सबसे बाहरी लेयर होती है, वो सबसे हार्ड लेयर होती है। जो डेंटिन है वो हमारी हार्ड लेयर है बट हमारी इनेमल से कम हार्ड लेयर है। और जो तीसरी लेयर होती है पल्प, उसमें कि नर्व्स, ब्लड वेसल्स, ये सब पाई जाती हैं। तो अब बात करते हैं कि दांतों में कीड़ा लगने का प्रोसेस क्या है। मतलब कि जब भी आपके दांतों में गड्ढे हो जाते हैं, काला काला आपको दिखाई देता है, तो वो कैसे होता है। तो देखिए, जो हमारी ओरल कैविटी है, मतलब जो हमारा मुंह है जिसके अंदर जीभ, दांत, मसूड़े और ये सब चीज़ें हैं, इनमें बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं। मतलब कि बहुत सारे अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं हमारी ओरल कैविटी में। तो जब भी हम खाना खाते हैं, मान लो वो खाना हमारे दांतों में फंसा रह गया, या कोई व्यक्ति है जो खाने को, मतलब हमारे दांतों को अच्छे से क्लीन नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण खाना वहीं पे पड़ा रहता है, तो वो जैसे जैसे खाना सड़ता जाता है तो ये बैक्टीरिया उस खाने पे, मतलब जो दांतों में फंसा हुआ खाना है, जो हमारा जब हमने क्लीन किया वो खाना निकला नहीं, उस पे एक्ट करते हैं और उस पे एक्ट करके ये बनाते हैं एसिड। जी हाँ, ये एसिड बनाते हैं और वो एसिड हमारे दांत को धीरे धीरे गलाना स्टार्ट कर देता है। तो ये प्रोसेस होती है दांत में कीड़ा लगने की। मतलब कि जो एसिड हमारा बैक्टीरिया जो बनाते हैं उससे दांत हमारा धीरे धीरे कीड़ा स्टार्ट हो जाता है, मतलब जिसको हम लेमन टर्म में बोल रहे हैं कि दांतों में कीड़ा। बेसिकली जो एसिड है वो दांत को गला रहा है और वो धीरे 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 आपके पूरे दांत को गला देता है। तो अब जानते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। देखिए, अगर दांतों में कीड़ा लगता है, इसका सिर्फ एक सॉल्यूशन नहीं है। वो हमें देखना होगा जब आप डॉक्टर के पास जाते हो कि किस लेयर तक दांतों में कीड़ा गया हुआ है, मतलब कहाँ तक दांतों जो कीड़ा जो लगा है वो कहाँ तक दांत को डैमेज कर चुका है। आप समझिए, मैंने आपको बताया था कि दांत में 3 लेयर होती है। सबसे पहले वाली इनेमल, दूसरी जो उसे डेंटिन बोलते हैं, और जो तीसरी लेयर है उसे हम बोलते हैं पल्प। देखिए, जब दांत में जो कीड़ा लगा है वो सिर्फ बाहरी लेयर पे लगा हुआ है, मतलब कि वो सिर्फ इनेमल को डैमेज कर चुका है, तो उस समय पे आप अगर डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास विजिट करते हैं, तो जनरली वहाँ पे फिलिंग हो जाती है। फिलिंग मतलब कि हमारा जो मसाला भरना, जिसे लेमन टर्म में बोला जाता है, तो वहाँ पे जहाँ पे आपका कीड़ा लगा हुआ है उस एरिया को साफ़ किया जाता है और वहाँ पे फिलिंग कर दी जाती है, जिसे हम लेज़र फिलिंग भी बोलते हैं। तो अगर आपका कीड़ा इनेमल, मतलब कि बाहरी लेयर तक है, सीमित तक है, तो आप जब डॉक्टर के पास जाओगे तो आपको एक विजिट देना पड़ेगा, 1 या 2 घंटा मैक्सिमम लग सकता है, और आप में फिलिंग होके उस दांत को बचाया जा सकता है, मतलब उसका इलाज किया जा सकता है। अब मान लो कि कीड़ा जो है हमारा वो डेंटिन लेयर तक पहुंच गया है, मतलब कि जो दूसरी लेयर थी। तो इसमें पेशेंट को समस्या क्या आती है? समस्या ये आती है कि पेशेंट थोड़ा सेंसिटिविटी को फील करता है। जैसे वो थोड़ा गर्म या ठंडा खाता है तो उसको वो फील होता है कि जब भी मैं बहुत ज़्यादा ठंडा मतलब पदार्थ लेता हूँ तो मुझे सेंसिटिविटी होती है। तो उस केस में हमें देखने की ज़रूरत होती है कि क्या क्या इलाज उसमें हो सकता है। देखिए, अगर सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा नहीं है,
अगर आप अगर डॉक्टर के पास विजिट करते हैं तो उसमें भी फिलिंग की जा सकती है, मतलब कि फिलिंग से ही उसका इलाज हो सकता है। जैसे कि हमने बताया कि जो पहली परत में जो इलाज था फिलिंग का, वही सेम जो इलाज है वही दूसरी परत को अगर डैमेज कर चुका है कीड़ा तो उसमें हो सकता है। अब मान लो कि जो कीड़ा है उसने पूरा स्ट्रक्चर गला दिया है और वो हमारा पल्प तक पहुंच गया है, तो इस टाइम पे हमें ज़रूरत पड़ती है नसों के इलाज की, जिसे हम बोलते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट या आरसीटी। आपको कभी ना कभी तो नाम सुना होगा जब आप डॉक्टर के पास गए होंगे अपने रिलेटिव को लेके, अपने फ्रेंड को लेके, या अपने कोई नॉर्मल चेकअप के दौरान कि आपका कीड़ा नसों तक पहुंच गया है तो अब हमें आरसीटी की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस चीज़ के लिए हमें नसों का इलाज करवाना पड़ता है। अब समझते हैं कि नसों का इलाज में क्या क्या प्रोसेस है, कितना टाइम लगता है, कितनी बार आपको विजिट करना पड़ेगा। देखिए, नसों का इलाज करने में आपको कम से कम 3 से 4 बार आपको विजिट करना पड़ेगा। अगर जब आप पहली बार जाते हैं तो अच्छे से आपको एक्सरे किया जाता है ताकि एक्चुअल में इन्वेस्टिगेट करा जा सके कि जो कीड़ा है हमारा वो नस तक पहुंचा हुआ है या नहीं है। क्लिनिकली भी देखा जाता है, कुछ नॉर्मल टेस्ट होते हैं, मतलब टेंडरनेस भी देखी जाती है दांत की, और उसके बाद नस का इलाज स्टार्ट किया जाता है। जो पहले 2 इलाज थे जनरली, उसमें हमें सुन का टीके का यूज़ नहीं करना पड़ता। मतलब जब कीड़ा इनेमल तक गया था और डेंटिन तक गया था, दूसरी लेयर तक गया था, डैमेज किया था, तो उसमें सुन के टीके का हम यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन जब नस का इलाज स्टार्ट करते हैं तो उसमें हमें सुन के टीके का यूज़ करना पड़ता है, पहली चीज़। दूसरा, फिर हमें जो कीड़ा है, जो गला हुआ पोर्शन है, जो ब्लैक पोर्शन, जो काला हमें दिखाई देता है, उस पोर्शन को हमें अच्छे से रिमूव किया जाता है, मतलब उसको अच्छे से साफ़ किया जाता है। उसके साफ़ करने के बाद हमें बेसिकली नसें नज़र आती, इसका मतलब है कि हमें कुछ होल्स नज़र आते हैं दांत के अंदर ही, जिसमें नसें होती, जिनको हम मतलब नसों के इलाज में उन होल्स को हमें साफ़ करना पड़ता है। तो सबसे पहले इलाज में हमने बताया कि सबसे पहले विजिट में आपको दांत टीका लगाया जाएगा, फिर पूरा जो कीड़ा है वो अच्छे से साफ़ किया जाएगा और जो नसों की सफाई की जाएगी। जो दूसरी विजिट होगी उसमें जो छेद थे, जो होल्स थे, जो हमें नज़र आ रहे थे, उनको हल्का सा वाइडन करते हैं, मतलब उनको हल्का सा चौड़ा करते हैं ताकि जो हमारा फिलिंग मटेरियल है हम उसमें लास्ट में डाल सकें। और जो थर्ड विजिट में हम अपना जो फिलिंग मटेरियल है वो डाल देते हैं, जिसको गट्टा परका बोलते हैं, और उसके ऊपर फिलिंग कर देते हैं। बेसिकली 3 विजिट में हमारा ये पूरा आरसीटी का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से जब भी मान लो कीड़ा है वो मान लो कि पल्प तक पहुंचता है, हमारी तीसरी लेयर तक पहुंचता है, तो हमें आरसीटी करवानी पड़ती है, और 3 विजिट में हमें जनरली आरसीटी का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अब बात आती है कि अब मान लो कीड़े ने जो दांत था वो डैमेज किया था तो कि हमने जो कीड़ा साफ़ किया तो दांत का स्ट्रक्चर भी काफ़ी चला जाता है, मतलब कि जो दांत की जो एनाटमी थी वो सारी हमारी लगभग ख़राब हो जाती है। तो इस टाइम पे क्या ये इलाज यहीं तक कंप्लीट हो जाता है? नहीं, इसके बाद हमें कैप लगवाने की ज़रूरत पड़ती है। कैप इसीलिए लगाते हैं ताकि जो हमारे दांत की एनाटमी थी उसको हम रिस्टोर कर सकें, ताकि जो खाने में आगे आपको प्रॉब्लम ना आए। देखिए, जो कीड़े ने डैमेज किया था वो तो इन्फेक्शन हमने ठीक कर दिया, उसके ऊपर फिलिंग भी कर दी, बट एनाटमी को रिस्टोर नहीं हुआ है। एनाटमी को रिस्टोर करने के लिए, मतलब जो दांत की बनावट को रिस्टोर करने के लिए, उसके लिए हमें कैप की ज़रूरत होती है। अब कैप के बारे में जानते हैं कि आपको कौन सी कैप लगवानी चाहिए। देखिए, 3 टाइप की कैप होती है जनरली। जो पहली कैप होती है उसे बोलते हैं मेटल की कैप। जो दूसरी कैप होती है वो होती है हमारी पीएफएम। पीएफएम का मतलब होता है कि ये पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल। जो तीसरी कैप होती है वो हमारी होती है जिरकोनिया। जो मेटल की कैप होती है वो सबसे थिनेस्ट कैप होती है। जनरली जो धातु यूज़ करते हैं उसे मेटल की कैप में वो कोबाल्ट क्रोमियम यूज़ करते हैं। जो पीएफएम जो कैप होती है वो हमारे दांत के रंग की कैप होती है, मतलब कि लेकिन इसमें 2 लेयर इंक्लूड होती है। सबसे पहले वाली लेयर जो होगी वो मेटल की होगी, जो कि कोबाल्ट क्रोमियम जो यूज़ कर रहे थे, उसके ऊपर सिरेमिक की लेयर ऐड कर देते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है पीएफएम, पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल। जो तीसरी जो लेयर होती है वो होती है हमारी जिरकोनिया, जो मैंने बताया। इसमें क्या होता है कि ओवरऑल हमारा वाइट कलर की कैप होती है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से केसेस में
मतलब कौन किस किस पेशेंट को कौन कौन से केसेज में कौन कौन सी हमें कैप लगवानी चाहिए। देखिए, अगर आपको सबसे इकोनॉमिकल ऑप्शन पे जाना है तो वो है हमारा मेटल की कैप। बट अगर मान लो कि आपके फ्रंट दांत में कीड़ा लगा हुआ था और फ्रंट दांत में हमें कैप लगवानी है तो मेटल की हम नहीं लगवा सकते, बिकॉज कि वहाँ पे अगर हम लगवाएंगे तो वो जो कैप है वो काली नज़र आएगी और वो थोड़ी भद्दा दिखेगी। अगर मान लो कि आपका बिल्कुल पीछे का दांत है और वहाँ पे आपका जब स्माइल करते हो बोलते हो वो दांत नहीं दिखाई देता, तो उस टाइम पे हम मेटल की कैप लगवा सकते हैं। या फिर आपके दांत की हाइट कम है तो उस टाइम पे भी हम मेटल की कैप एडवाइस कर सकते हैं या फिर आप लगवा सकते हो। देखिए, अब इसके बाद जो इकोनॉमिकल कैप आती है वो आती है PFM, पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल। अगर आपको फ्रंट के दांत में कोई भी प्रॉब्लम है, कीड़ा लगा हुआ है, RCT करवाई है, तो आप PFM के साथ जा सकते हो। नहीं तो अगर आप कोई ऐसी जगह काम करते हो जहाँ पे फ्रंट डेस्क का काम है या कोई आप पब्लिक स्पीकर हो, आपको बार बार मीटिंग में जाना पड़ता है, तो मेरी सलाह ये होगी कि आप जिरकोनिया कैप को ही प्रेफर करें, बिकॉज़ वो कैप एक नेचुरल एस्थेटिक लुक देती है और जो दांत की बनावट होती है उस कैप की सबसे अच्छी होती है, तो आप उस चीज़ को ऑप्ट करें। अब बात करते हैं कि कैप कैसे लगाई जाती है। देखिए, जितनी भी हमने 3 टाइप की कैप की बात करी, सबकी थिकनेस होती है। जो थिकनेस होती है मतलब कि इनकी जो मोटाई होती है वो कम से कम 1.5 से 2 mm होती है। तो उस 1.5 से 2 mm होती है, इसका मतलब ये है कि जो दांत है हमारा वो 1.5 से 2 mm छोटा कर दिया जाता है हर साइड से, और उसके बाद फिर कैप का नाप लिया जाता है। अब RCT हमारी 3 विजिट में हो चुकी थी। अब 4th विजिट में डॉक्टर आपको कैप की मेज़रमेंट के लिए बुलाता है, तो उस टाइम पे आपका दांत छोटा कर दिया जाता है और फिर उसका नाप लिया जाता है। नाप लेने की 2 प्रक्रिया होती है, या तो हम मैनुअली नाप लेते हैं या फिर हम डिजिटली नाप लेते हैं। जो पहले था हमारा सिस्टम था वो सारा मैनुअल था। मैनुअल मतलब कि एक ट्रे सेलेक्ट होती थी, ट्रे के ऊपर मटेरियल लोड किया जाता था और फिर पेशेंट के मुंह में लगा दिया जाता था ताकि वो कैप का नाप ले सके। बट आजकल इस मॉडर्न एरा में एडवांसमेंट के साथ आजकल हम डिजिटली नाप ले रहे हैं। तो इसका क्या फ़ायदा है? आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि भाई डिजिटली और मैनुअल में देखो दोनों का तो काम माप लेने का ही है, तो इसका फ़ायदा क्या है? देखिए, बहुत से पेशेंट ऐसे थे जिसको किसी मेटेरियल से मान लो एलर्जी है। बहुत से पेशेंट ऐसे थे मान लो जिसमें क्या होता था, गैग रिफ्लेक्स बहुत ज़्यादा होता था। जैसे ही हमने मटेरियल की ट्रे लोड करके पेशेंट के मुंह में सीट की और तो पेशेंट को उल्टी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते थे। पेशेंट बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करता था। तो इसीलिए जो इस मॉडर्न एरा में हम जो माप मेजरमेंट करते हैं कैप के लिए, उसके लिए हम यूज़ करते हैं डिजिटल स्कैनर। तो डिजिटल स्कैनर में सबसे पहले तो 2 चीज़ें, एक तो पेशेंट को अनकंफर्टेबल फील नहीं होता, दूसरा क्या है कि हम दूसरी चीज़ ये है कि जो गैग रिफ्लेक्स हो रहा था, जितनी भी मतलब पेशेंट को दिक्कत आ रही थी वो पेशेंट के कम दिक्कतें आती हैं। अब तीसरी चीज़ ये होती है कि मैनुअल इम्प्रेशन को हमें लेके लैब को सेंड करना होता था। मान लो कि हम जो नेशनल लैब है जो कि मान लो दिल्ली NCR एरियाज़ में है या फिर दूर है, मान लो कि केरला है और लाइक बेंगलुरु में लैब है, तो वहाँ पे मान लो कि हमें भेजना, तो हमें बाय कोरियर भेजना पड़ता था, तो उसमें काफ़ी टाइम लगता था। बट डिजिटल स्कैनर में जब हम माप लेते हैं तो वो विदिन 5 मिनट्स हम लैब को सेंड कर सकते हैं और उसके बाद वो काम स्टार्ट हो जाता है। तो RCT के बाद जब हमने पेशेंट को बुलाया और बुलाने के बाद जब हमने उसका नाप ले लिया मैनुअली या फिर डिजिटली, तो वो हम सेंड कर देते हैं लैब को। लैब से एक कैप बन के आती है। फिर नेक्स्ट विजिट हो जाती है कैप को लगाने के लिए। कैप को लगाने के लिए सबसे पहले उसका फिटिंग चेक की जाती है कि ये प्रॉपर फिट है। दूसरा, फिर जो मान लो अगर नीचे हमारा दांत था कीड़ा लगने का, उस पर कैप लगा रहे हैं, तो ऊपर और नीचे वाले दांत का हमें मिलान देखना होता है कि आपस में अच्छे से कांटेक्ट कर रहे हैं या नहीं, कोई अड़चन तो नहीं आ रही, कैप कोई मतलब ऊंची तो नहीं है। तो वो सारी चीज़ें एडजस्ट की जाती है। जब पेशेंट बिल्कुल कंफर्ट हो जाता है, कंफर्टेबल फील करता है कि अब मुझे बिल्कुल सही लग रहा है,
तो उस टाइम पे हम कैप लगा दी जाती है। अब जानते हैं कि कैप लगाने के बाद आपको क्या क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी चाहिए, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, जब भी हम जीआईसी जो मटेरियल जो यूज़ करते हैं कैप के लिए वो यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले डॉक्टर आपको ये इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है कि आपको 1 घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं है, कुछ भी मुंह के अंदर लिक्विड नहीं लेना है, क्योंकि उसका वो सेटिंग टाइम होता है। दूसरी इंस्ट्रक्शन ये फॉलो की जाती है कि आपको लेटरल फोर्सेस को अवॉइड करना है। लेटरल फोर्सेस से मतलब ये है कि आपको कुछ चीज़ें अवॉइड करनी है लाइफ टाइम के लिए, जैसे कि गन्ने का छिलका हो गया, पैकेट का फाड़ना हो गया, या फिर कई बार हम क्या करते हैं, एप्पल हो गया, गवावा हो गया, कोई भी फ्रूट हो गया, उसमें बाइट करके ऐसे झटका मारते हैं। जो वो फोर्स जो होता है वो काफ़ी डैमेजिंग होता है, कैप के लिए भी और आपके दांतों के लिए भी। तो ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। कुछ स्टिकी चीज़ें जैसे कि आप मान लो विंटर्स के सीज़न में चक्की होती है, या फिर गज्जक जिसे बोलते हैं, रेवड़ी होती है, या फिर कुछ चॉकलेट्स ऐसी होती है जो बहुत ही ज़्यादा स्टिकी होती है नेचर में, तो उसकी वजह से भी ये फोर्सेस, डैमेजिंग फोर्स उस पर कैप पे लगते हैं। वो चीज़ें भी आपको अवॉइड करनी है। तीसरा ये बोला जाता है कि आपको 24 आवर्स तक उस साइड से नहीं खाना, आप दूसरी साइड से खाना है, और 24 आवर्स के बाद आप खाना स्टार्ट कर सकते हो। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन होती है जो आपको फॉलो करनी आती है। और सबसे जो मेन इंस्ट्रक्शन ये है कि आपको हर 3 महीने या 6 महीने में डॉक्टर को विज़िट करना पड़ता है, ताकि आपके कैप की सिचुएशन देख सके, आपके कैप के अराउंड जो मसूड़ा है उसका क्या सिचुएशन है, कैसा दिखता है वो देख सके, और कोई दांत में पेन तो नहीं है, कोई गंदगी तो नहीं जम गई है, तो ये सारी चीज़ें डॉक्टर एसेस कर सके। तो अब हमने जान लिया कि अगली दो विजिट में जो हमारी है वो कैप भी हमारी लग जाती है, और इस तरीके से जो दांत के जो कीड़ा लगता है उसका इलाज हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो ये जो हमारी जो सबसे पहले फर्स्ट कॉमन सबसे पहले जो डेंटल प्रॉब्लम वो थी डेंटल कैविटी, और उसका ये इलाज था, और कुछ आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी थी। अब जो नेक्स्ट जो डेंटल सबसे मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है वो है हमारा मिसिंग टीथ। मिसिंग टीथ का है मतलब दांत का ना होना। ये हमारा ऐसे भी हो सकता है किसी के मुंह में एक दांत नहीं है, 2 दांत नहीं है, या फिर किसी के मुंह में बहुत ही ज़्यादा मतलब पूरा मुंह में ही दांत नहीं है, या तो कोई ओल्ड एज के कारण, या फिर कोई डिजीज़ के कारण, या फिर हमारा कोई जैसे पायरिया किसी को लग जाता है तो सारे दांत निकलवाने पड़ जाते हैं। धीरे धीरे हड्डी जो है जड़ मतलब दांतों की जड़ छूट जाती है, और उसके बाद हमें धीरे धीरे दांत निकलवाने पड़ सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि इसका इलाज क्या है और हमें इलाज क्यों करवाना चाहिए। देखिए, जब भी दांत हमारा हड्डी में होता है तो तब तक ही हमारी हड्डी वहाँ पे प्रेजेंट होती है, मतलब कि उस लेवल तक प्रेजेंट होती है। जैसे ही हम दांत निकल जाता है नेचुरली, या फिर डॉक्टर ने निकाल दिया है, तो उसके बाद जो हड्डी का लेवल है, जो बोन का लेवल है, वो कम होना स्टार्ट हो जाता है धीरे 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 धीरे, और विद एज ये हमारा बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा हमारा बोन लॉस हो जाता है। दूसरी चीज़, मान लो कि एक दांत हमारा मिसिंग है, आसपास के दांत बिल्कुल सही है, तो वो आसपास के दांत की टेंडेंसी क्या होगी, जो साइड वाले दांत है वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे, और मूव करते करते उस दांत के गैप को फिल करना स्टार्ट कर देंगे, और जो ऊपर वाला दांत है वो हमारा नीचे आना स्टार्ट कर देगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो ओक्लूजल में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है, और उससे आपको खाने पीने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। इवन आपके जॉइंट में, जिसको हम टेम्परोमैंडिबल जॉइंट बोलते हैं, उसमें भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए दांत को रिप्लेस करवाना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब बात करते हैं कि इसका इलाज के ऑप्शन क्या क्या है। 2 ऑप्शन है हमारे जनरली दांत को रिप्लेस करवाने के लिए। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो होता है रिमूवेबल, मतलब कि जो उतारने चढ़ाने वाला होता है, और दूसरा जो ऑप्शन होता है वो फिक्स, वो मतलब जिसमें कि बिल्कुल आपके दांत के ऊपर एक फिक्स तरीके से हम दांत को रिप्लेस कर देते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं उतारने चढ़ाने वाले ऑप्शन के बारे में। देखिए, मान लो कोई एक दांत मिसिंग है, 2 दांत मिसिंग है, 4 है, 5 है, 6 दांत मिसिंग है, तो उसके लिए आरपीडी बनती है, रिमूवेबल पार्शियल डेंचर,
जो कि उन दांतों को रिप्लेस कर दी जाती है। इसके लिए हमें कितनी बार आना पड़ता है? इसके लिए आपको कम से कम 3 बार मिनिमम आना पड़ता है। सबसे पहले एक नाप लिया जाता है आपका, वही मैनुअली या डिजिटली। फिर दांत लगा के दिखाए जाते हैं जो कि वैक्स में होते हैं, जिसको हम वैक्स ट्रायल बोलते हैं। मतलब मोम के अंदर दांत लगे होंगे, आपके मुंह में लगाएंगे, आपको मिरर के सामने दिखाएंगे कि इस तरीके से आपकी लुक आने वाली है। जब आप बिल्कुल बोल देते हो कि हाँ मुझे ये ठीक लग रहा है, और फिर फाइनल हमारा बन के आता है और फिर आपके मुंह के अंदर फिट कर दिया जाता है। अगर मान लो कि आपके मुंह के अंदर एक भी दांत नहीं है तो हमें ऊपर और नीचे जबड़ा लगवाने की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए जो सिटिंग है वो बढ़ जाती है, वो कम से कम 5 से 6 सिटिंग हमें देनी होती है डॉक्टर के पास। सबसे पहले सिटिंग में जब आप आते हो तो उसमें कच्चा नाप लिया जाता है, जिसको हम प्राइमरी इंप्रेशन भी बोले जाते हैं। बेसिकली हमें वो नाप ये बताता है कि इस तरीके का ढांचा हमें बनाना है। दूसरी जो सिटिंग में आप आते हो उसमें सेकेंडरी इंप्रेशन, मतलब कि फाइनल इंप्रेशन या फिर पक्का नाप लेते हैं। तीसरी सिटिंग जो आते हैं वो उसे बोलते हैं जो रिलेशन। जो रिलेशन का मतलब है कि आपके जो ऊपर वाला जबड़ा है और नीचे वाला जबड़ा है उसका रिलेशन क्या है। मतलब आपको अगर लेमन टर्म में आपको पेशेंट को हम समझाते हैं कि आपकी दांतों की जी हाइट नाप रहे हैं, बेसिकली वो जो रिलेशन होता है, मतलब उसके ऊपर और नीचे वाले जबड़े का मिलान क्या है। फिर जो आता है हमारा फोर्थ सिटिंग होता है वो हमारा वैक्स ट्रायल होता है। वैक्स ट्रायल मैंने जैसे पहले बताया कि मोम के अंदर हम दांतों को लगा देते हैं और पेशेंट के मुंह में जब फिट करके उनको, पेशेंट के मुंह में जो बेस प्लेट्स होती हैं उनको सीट करके हम पेशेंट को दिखाते हैं कि इस तरीके से आपका जबड़ा दिखने वाला है। कुछ चीज़ एडिशनल चीज़ें भी देखी जाती हैं कि पेशेंट बोल कैसे रहा है, स्माइल करते वक्त कितने दांत दिखाई दे रहे हैं। तो इस सिटिंग पे हम सारा पेशेंट को ऑब्जर्व करवाते हैं। अगर कोई भी चेंजेस पेशेंट करवाना चाहता है इस सिटिंग पे तो हम बोलते हैं कि आप इस टाइम पे बता दीजिए, क्योंकि अगर फाइनल अगर बन गया तो उस टाइम पे हम चेंजेस नहीं कर पाएंगे। बहुत से पेशेंट है जिनको थोड़ा बहुत चेंजेस फील होता है, लाइक मेरा दांत का कलर कुछ चेंज करवा दो, या फिर मेरे दांत थोड़े अंदर की तरफ लग रहे, थोड़ा सा बाहर दिखने चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं इस सिटिंग पे हम चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद फिर हमारा फाइनल जो 5th सिटिंग है, हमारा जबड़ा बनाने के लिए भेज दिया जाता है और फिर हमारा फाइनल जबड़ा बन के आ जाता है। अब बात करते हैं कि अब जबड़ा हमारा बन गया है, पेशेंट उसको पहन रहा है, तो इसको आपको कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहली इंस्ट्रक्शन ये है कि आपका जो जबड़ा बना है आपको सुबह पहनना है, रात को वो निकाल के रख देना है। अब निकाल के किस में रखें? निकाल में आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी टिफ़िन टाइप बॉक्स या फिर प्लास्टिक का बॉक्स यूज़ कर सकते हो। उसमें पानी डाल के रखना है और उसमें आपको जबड़ा रखना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि जब नया जबड़ा बनता है तो हो सकता है कि हमारी जो टंग है वो बार बार उसको, मतलब कि टंग से फील करे जबड़े को बार बार मतलब पेशेंट की जो टंग है वो काफ़ी इरिटेट करती है। तो आप, ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, विद टाइम वो जो प्रैक्टिस है वो कम हो जाती है। बहुत से पेशेंट को ये कंप्लेन होती है कि जब से मैंने नया जबड़ा लगाया है तो मेरा थूक जो है, स्लाइवा जो है वो ज़्यादा मुंह में आता है। देखिए, स्लाइवा अगर आपका बनता है ज़्यादा, ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। आप उसको अंदर गिटक लें ताकि जो जबड़ा है आपको लूज़ फील ना हो, और ये भी हमारी जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे चली जाती है। फिर पेशेंट का ये कंप्लेन करता है कि कुछ वर्ड्स हैं मुझे अच्छे से मैं बोल नहीं पाता हूँ। जैसे कुछ ऐसे शब्द से जो वर्ड्स होते हैं, लाइक सहारनपुर, साहिल, सरस्वती, इस टाइप से मैं बोल नहीं पाता हूँ। तो पेशेंट को ये सलाह दी जाती है कि आप मान लो कोई अगर मैगजीन पढ़ते हैं, कोई आप भजन गाते हैं, कोई न्यूज़पेपर पढ़ना आपकी हॉबी है, तो आप उसको ज़ोर ज़ोर से बोल के देखिए। आप अगर उसको ज़ोर ज़ोर से बोल के देखते हैं तो वो चीज़ भी हमारी कुछ दिनों के अंदर वो ठीक हो जाती है। फिर बात आती है कि पेशेंट को कई बार छाले भी फील होते हैं, मतलब छाले हो जाते हैं नए जबड़े से, तो वो एक नॉर्मल चीज़ है। तो जब भी ऐसे छाले हो तो आप डॉक्टर को दिखाइए, ताकि जहाँ जहाँ पे प्रेशर पड़ रहा है, जहाँ जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज हो रहा मसूड़ा, तो वो हमारा ठीक किया जा सके। डेंटिस्ट आपको उस एरिया से थोड़ा सा जो जबड़ा है उसको एडजस्ट कर देते हैं, वो भी हमारी चीज़ें ठीक हो जाती है। तो ये इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करनी है ताकि आपको ये लगे कि ये चीज़ें नॉर्मल है
और आप जबड़े को अच्छे से यूज़। जो दूसरा जो ऑप्शन है वो हमारा फिक्स ऑप्शन होता है। अब फिक्स ऑप्शन में भी 2 ऑप्शन होते हैं। अब जो 2 ऑप्शन क्या क्या होते हैं, एक तो होता है हमारा ब्रिज और दूसरा डेंटल ब्रिज जिसे बोलते हैं, और दूसरा होता है हमारा इम्प्लांट। देखिए जो डेंटल ब्रिज है, अब उसको समझते हैं वो क्या होता है। अब हमने माना कि आपके 2, मान लो कि 1 दांत मिसिंग है, 2 दांत मिसिंग है, 3 दांत मिसिंग है, बट आपके आगे भी दांत प्रेजेंट है और आपके पीछे भी दांत प्रेजेंट है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उन 2 दांतों की हम सहायता लेते हैं, उन 2 दांतों की हम हेल्प लेते हैं कि उनको कटिंग करके एक हमारा, मान लो 3 दांत मिसिंग थे, हमारा 5 दांतों की कैप हम एक साथ लगा सके। तो ये हमारा एक फिक्स ऑप्शन बन जाता है, इसे हम बोलते हैं डेंटल ब्रिज। तो इसके लिए कितनी अपॉइंटमेंट लगती है? देखिए जब भी आप आते हो तो अगर आपको कोई सेंसिटिविटी नहीं है, आपके दांत बिल्कुल हेल्दी कंडीशन में है, सबसे पहले एक्सरे किया जाता है। एक्सरे इसलिए किया जाता है ताकि आपका जो दूसरे दांत है जिससे हम सपोर्ट ले रहे हैं वो बिल्कुल डिजीज़ फ्री हो, डेंटल कैविटी फ्री हो, और अगर डेंटल कैविटी है भी तो उसमें फिलिंग हो रखी हो, और दूसरा उनकी जो बोन हेल्थ है वो बिल्कुल अच्छे से हो, मतलब कि उनकी जो जड़ है वो बोन में अच्छे से एम्बेडेड हो। तो जब हमें पता लग जाता है कि जो दोनों दांत है आसपास के वो बिल्कुल हेल्दी है, तो हम उनकी हेल्प लेते हैं या फिर उनका सपोर्ट लेते हैं और उनकी कटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे पहले मैंने बताया कि हम जब जो कैप लगाने के लिए हमें सबसे पहले दांतों की कटिंग करनी पड़ती है, तो ऐसे ही हम कटिंग करते हैं, एक नाप लेते हैं, मैनुअल इम्प्रेशन या फिर डिजिटल इम्प्रेशन, और वो हम लैब में भेज देते हैं। अगेन फिर हमारा जो है, जो कैप है हमारा, मतलब 3 दांतों को हम रिप्लेस कर रहे थे, तो 5 दांतों की एक कैप बन के आती है, और फिर वो हम दूसरी विजिट में हम पेशेंट को लगा देते हैं। तो जनरली इसमें 2 से 3 विजिट हमारी लगती है, और पेशेंट के मुंह में वो हमारा जो ब्रिज है वो फिक्स हो जाता है, और ये हमारा एक फिक्स ट्रीटमेंट है। जो दूसरा फिक्स ट्रीटमेंट है वो है हमारा इम्प्लांट। इम्प्लांट क्या होता है? इम्प्लांट बेसिकली एक टाइटेनियम की धातु से बनी हुई चीज़ है जो कि हमारे जड़ को रिप्लेस कर रहा है। मतलब कि आपका कोई भी मान लो 2 दांत मिसिंग है, 3 दांत मिसिंग है, तो वहाँ पे इम्प्लांट कर दिया जाता है, तो वो एज ए जड़ के रूप में काम करता है, और उसके ऊपर हम एक कैप लगा देते हैं इस तरीके से। तो अब इम्प्लांट का क्या प्रोसेस है? जनरली क्या होता है कि आप जब आते हो तो सबसे पहले हमें इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत होती है। सबसे पहले डॉक्टर आपसे आपकी मेडिकल कंडीशन पूछता है कि आपके मान लो बीपी तो नहीं है, शुगर तो नहीं है, और कोई डिजीज़ तो नहीं है, कोई खून पतले की दवाई तो नहीं ले रहे, या फिर मान लो कि अगर बीपी है तो कंट्रोल में है दवाई लेके, या फिर आप शुगर की दवाई ले रहे हो तो वो भी कंट्रोल है, शुगर भी आपकी कंट्रोल है। तो उसके बाद हमें एक्सरे करना होता है। जो हम यहाँ पे एक्सरे की जो बात कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ सीबीसीटी हमें करवाना पड़ता है, ताकि मुझे बोन जो हड्डी है जिसमें मैं इम्प्लांट प्लेस करने जा रहा हूँ उसकी विड्थ क्या है, उसकी लेंथ क्या है, उसकी हाइट क्या है, मतलब कि मुझे बोन का जो एक 3D व्यू है वो हमें पता लग सके। तो सीबीसीटी करवाने के बाद जब पेशेंट आता है दोबारा, तो उस दिन हम इम्प्लांट प्लेस करते हैं। सबसे पहले वही हमें सुन का टीका लगाने की ज़रूरत होती है, लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है पेशेंट को, और उसके बाद इम्प्लांट प्लेस कर दिया जाता है। इम्प्लांट प्लेस करने के बाद पेशेंट को बोला जाता है कि आप 3 महीने के बाद हम कैप के लिए मेजरमेंट लेंगे। ये 3 महीने इसीलिए हैं ताकि जो आपका इम्प्लांट लगा है वो बोन के साथ फ्यूज हो सके, मतलब जो आपका इम्प्लांट जो जड़ के रूप में काम करेगा वो बोन के साथ अच्छे से कॉन्टैक्ट में आ जाए, अच्छे से मतलब कॉन्टैक्ट में अच्छे से बना सके। तो जब 3 महीने होते हैं, जब पेशेंट को बुलाया जाता है, वहाँ पे मेजरमेंट की जाती है, मेजरमेंट करके वही सेम लैब को भेज दिया जाता है, और लैब से फिर काम बन के आता है, और फिर हम जो कैप है वो पेशेंट के मुंह में फिट कर देते हैं। तो इस तरीके से इम्प्लांट का पूरा प्रोसीजर कंप्लीट होता है। तो अब बात करते हैं हमारी जो नेक्स्ट जो मोस्ट कॉमन डेंटल प्रॉब्लम है वो है दांतों के बीच में गैप होना। अब जो दांतों के बीच में गैप है वो एक दांत के बीच में भी गैप हो सकता है, 2 दांतों के बीच में गैप हो सकता है, या फिर इससे भी ज़्यादा दांतों के बीच में गैप हो सकता है। ये बहुत ही एक कॉमन प्रॉब्लम है, और जब भी मान लो ऐसा फ्रंट के दांतों के बीच में अगर आपका गैप है तो वो बहुत ही भद्दा लगता है। अगर आप कहीं भी
मान लो कोई रिसेप्शन की जॉब है आपकी, या फिर पब्लिक स्पीकिंग की जॉब है आपकी, या फिर बहुत ज़्यादा मीटिंग में जाते हो, तो वो बहुत ही अच्छा नहीं लगता है। तो इसके कारण पेशेंट काफ़ी मतलब अंडर कॉन्फिडेंस फील करता है। तो अब जानते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इसका इलाज क्या हो सकता है। देखिए, इसके 3 इलाज हैं। सबसे पहला जो इलाज है वो है हमारा डेंटल फिलिंग का। मतलब कि अगर आपके लेजर फिलिंग जिसे बोलते हैं, दांतों के बीच में हल्का सा गैप है तो हम फिलिंग को एक्सटेंड कर देते हैं, और जो 2 दांतों के बीच में गैप है उसको हम फिल कर दिया जाता है कॉम्पोजिट से। बट इसकी प्रॉब्लम एक है, विद टाइम क्या होता है कि जो जो हमने फिलिंग लगाई थी उसका डिस्कलरेशन होना स्टार्ट हो जाता है। हमें थोड़े टाइम बाद बिल्कुल क्लियर दिखने लग जाता है कि ये दांत है और इसके ऊपर हमने फिलिंग लगा रखी है। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसका ये है, और सबसे इकोनॉमिकल चीज़ भी ये है। जो दूसरा जो इलाज है इसका, वो है तारों का इलाज, मतलब कि जिसको हम ब्रेसेस भी बोलते हैं। और आजकल जो एडवांसमेंट हो चुकी है जिसमें हम अलाइनर्स यूज़ करते हैं दांत को ठीक करने के लिए, दांतों की पोजीशन को ठीक करने के लिए। जो तारों के इलाज में प्रॉब्लम ये है कि जब तारों का इलाज हम करवाते हैं तो ये काफ़ी लंबा चलता है। मान लो 6 महीने से लेकर 1.5 साल 2 साल तक हमें इलाज करवाना पड़ता है। तो बहुत से पेशेंट ऐसे हैं जो कि जॉब करते हैं, बहुत से मतलब कि पेशेंट ऐसे हैं जो कि स्टूडेंट्स हैं, कहीं और पढ़ते हैं, तो हर महीने विजिट भी हमें देनी पड़ती है। तो कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं, और आप अगर दांतों की शेप को ठीक करवाना चाह रहे हो, दांतों की पोजीशन को ठीक करवाना चाह रहे हो बेसिकली, तो आप अलाइनर्स को ऑप्ट कर सकते हो। आप ब्रेसेस की बजाय अलाइनर्स यूज़ कर सकते हो। तो अब जानते हैं कि जो तीसरा इलाज क्या है दांतों के बीच में अगर गैप है। तो तीसरा इलाज जो है उसको बोलते हैं हम वीनियर्स। वीनियर्स का क्या मतलब है? वीनियर्स का बेसिकली मतलब ये है कि आपके दांत के फ्रंट सरफेस पे हम एक कैप को लगा देते हैं। देखिए, कैप और वीनियर में यही फ़र्क है। जो कैप है हमारी बेसिकली वो चारों सरफेस को कवर करती है, आपके फ्रंट को भी, आपके बैक सरफेस को भी, आपकी साइड वाले सरफेस को भी, अपर को भी। बट जो वीनियर्स है वो आपके सिर्फ फ्रंट सरफेस को कवर करते हैं। आप देखते होंगे बहुत से एक्टर, एक्ट्रेसेस या फिर मॉडल जो है, उनकी स्माइल इतनी आइडल क्यों होती है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में वीनियर होते हैं, मतलब वीनियर उन्होंने लगवाए होते हैं। तो ये हमारा थर्ड इलाज है। तो इस इलाज में क्या करवाना होता है? जो फर्स्ट विजिट होगी उसमें हम दांत की कटिंग करते हैं, बट इसमें एक को डिफरेंस है कैप और इसके बीच में। जनरली कैप के जो थिकनेस होती है वो हमारी अराउंड 2 mm होती है, तो हम 2 mm का जो हमारा दांत है की लेयर है उसको हम सेक्रीफाइस करते हैं। बट इस केस में हम 0.8 mm तक ही दांत की लेयर को सेक्रीफाइस करते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। तो जनरली मैंने बताया कि आपको फर्स्ट विजिट में हम दांत की कटिंग करते हैं, उसमें 0.8 mm की लेयर हम दांत से रिमूव करते हैं, मेजरमेंट लेते हैं, वो हम लैब में भेजते हैं। फिर हमारी जैसे कैप बन के आ रही थी वैसे ही वीनियर बन के आता है, और फिर हम वीनियर उस पर लगा देते हैं। अब हम जानते हैं कि किस पेशेंट को इन तीनों इलाज में से कौन सा ऑप्ट करना चाहिए। देखिए, अगर आपके पास टाइम नहीं है, मान लो कि आपको किसी फंक्शन में जाना है या आपकी शादी होने वाली है, आपके पास सिर्फ 2 या 3 दिन ही है, तो आप कॉम्पोजिट जो फिलिंग, जो लेज़र फिलिंग है वो करवा सकते हो। क्योंकि टाइम की कमी है तो आप उस ऑप्शन को ऑप्ट कर सकते हो, ताकि आपका जो गैप है वो फिल हो सके, आप फंक्शन अटेंड कर सके। लेटर ऑन जब भी आपका जो दांत का जो डिस्कलरेशन होगी वो फिर आप दूसरे ऑप्शन को ऑप्ट कर सकते हो। दूसरा जो हमारा जो मान लो आपके टेढ़े मेढ़े दांत हैं, आगे के दांतों में गैप भी है और पीछे के दांत टेढ़े मेढ़े हो रखे हैं, और आपको ऑर्थो करवाना ही करवाना है, मतलब कि ब्रेसेस का या अलाइनर्स का इलाज करवाना ही करवाना है, तो आप अलाइनर्स या फिर ब्रेसेस के इलाज के लिए जा सकते हो। क्योंकि आपको वो इलाज करवाना ही है, तो आपको वो जो फ्रंट के सरफेसेस की, जो फ्रंट के जो दांत है उनकी जो पोजीशन थी, मतलब उनमें जो गैप था वो उसको भी ठीक कर देगा। और अगर आपको बिल्कुल परमानेंट सॉल्यूशन के लिए जाना है तो आप तीसरे ऑप्शन जो है हमारे वीनियर को ऑप्ट कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट जो मोस्ट कॉमन डेंटल प्रॉब्लम है वो है हमारी दांतों में झंझनाहट होना, मतलब सेंसिटिव होना। दांतों में झंझनाहट क्यों होती है? देखिए,
जब भी मान लो कोई भी कीड़ा लगता है या बहुत ही ज़्यादा हार्ड ब्रशिंग करते हैं या कई बार हमारा दांतों का स्ट्रक्चर टूट जाता है, उसके कारण से क्या होता है कि हमारा जो दूसरी लेयर थी, मैंने पहले बताया कि हमारे दांतों में 3 लेयर होती है, पहली इनेमल, दूसरी डेंटिन और तीसरी पल्प। मतलब जो इन सभी कारणों से अगर डेंटिन एक्सपोज होता है, मतलब जो दूसरी लेयर है वो एक्सपोज होती है, तो हमें झंझनाहट फील होना स्टार्ट होती है। ये बहुत ही मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है और जो मोस्टली ये होता इसलिए होती है अगर हम जो ब्रशिंग है वो गलत तरीके से करते हैं और उस वजह से हमें दांतों में झंझनाहट फील होना स्टार्ट होती है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, दांतों में अगर बहुत एक्सट्रीम झंझनाहट हो रखी है आपकी, तो हमें आरसीटी करवाने की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम कंजर्वेटिव वे से ट्रीटमेंट चाहते हैं तो सबसे पहले हम टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हैं, जो कि जो मेडिकेटेड टूथपेस्ट है, जो आपको डेंटिस्ट ही प्रिस्क्राइब करेगा, ताकि जो दांतों में झंझनाहट है वो हमारी ठीक हो सके। दूसरी चीज़ जो है वो हमें अवॉइड करनी है बहुत ही ज़्यादा ठंडा, बहुत ही ज़्यादा गर्म खाना, ताकि जो दांतों में झंझनाहट है वो हमारी कम हो। तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि अगर बहुत ही ज़्यादा हमें सेंसिटिविटी हो रही है, इन सभी कारणों से, इन सभी इलाज से हमारा दांतों में झंझनाहट में आराम नहीं आ रहा है, तो हमें आरसीटी की तरफ जाना चाहिए, मतलब कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ कि कितनी विजिट लगती है, कितना टाइम देना पड़ता है, तो जिससे हमें दांतों में झंझनाहट जो है हमारी कम हो सके। अब मैं कुछ ऐसी टिप्स के बारे में बात करने वाला हूँ जिससे कि आपके दांत क्लीन रह सकें और ताकि आपके दांतों में समस्या कम से कम हो। सबसे पहला होता है कि आपको दिन में 2 बार ब्रश यूज़ करना है। दिन में 2 बार ब्रश यूज़ करना, एक बार सुबह आप ब्रश करोगे, एक बार शाम को आप ब्रश करोगे। जो ब्रश जो यूज़ करोगे आप, वो आपका सॉफ्ट होना चाहिए। हार्ड ब्रश कभी भी यूज़ नहीं करना है। हार्ड ब्रश अगर आप यूज़ करते हो तो दांतों में झंझनाहट की समस्या और बढ़ती है, क्योंकि जो हमारी जो ऊपर की लेयर है इनेमल, वो हमारी घिस जाती है और डेंटिन जो लेयर है वो हमारी एक्सपोज हो जाती है, जिससे दांतों में समस्या आना और दांतों में झंझनाहट होना बहुत ही कॉमन रह जाता है। दूसरी चीज़, बहुत बार ऐसा होता है कि हम ब्रश करते हैं बट फिर भी हमारे दांतों के बीच में जो कॉन्टैक्ट है उसमें खाना फंसा रह जाता है। तो आपको उस चीज़ के लिए यूज़ करने की ज़रूरत है डेंटल फ्लॉस। फ्लॉस बेसिकली एक धागा होता है, जो वो किस लिए यूज़ होता है, जो कि इंटरडेंटल, दांतों के बीच में जो स्पेस है, मान लो कहीं के दांतों के बीच में स्पेस है थोड़ा बहुत, वहाँ पे खाना फंसता, उसको निकालने के लिए। अगर बहुत ज़्यादा गैप है तो आप इंटरडेंटल ब्रशेज आते हैं, उसको यूज़ कर सकते हो खाना निकालने के लिए। अगर बहुत ही माइनर, मतलब बहुत ही छोटा गैप है, तो आप डेंटल फ्लॉस को यूज़ कर सकते हो। जो तीसरी जो चीज़ है हमारी आपके ओरल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए, वो है हमारा माउथ वॉश। माउथ वॉश आपको बहुत ज़रूरी यूज़ करना है, क्योंकि हमने बात की जो सारी चीज़ें दांतों में कीड़ा लगना, इस चीज़ें हो रही कि बैक्टीरिया के वजह से हो रही है। तो बैक्टीरिया के लोड को कम करने के लिए हम माउथ वॉश को यूज़ करते हैं। तो बहुत सी स्टडीज़ में ये पाया गया है, आप अगर रेगुलरली 2 हफ्तों के लिए माउथ वॉश यूज़ करते हो तो वो माउथ वॉश अगले आने वाले कम से कम 4 से 8 हफ्ते तक बैक्टीरिया के लोड को कम कर देता है। अगर बैक्टीरिया का लोड कम होगा तो हमारे जो दांतों में कीड़ा लगता है वो भी हमारा कम हो जाएगा। तो ये कुछ हाइजीन, ओरल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए टिप्स थी, ये आपको यूज़ करनी है। नेक्स्ट जो डेंटल प्रॉब्लम है हमारी, वो है दांत में फ्रैक्चर होना किसी भी कारण से, कोई एक्सीडेंट के कारण से, या फिर कई बार हमारा क्या होता है कि दांत में कीड़ा लग जाता है और जैसे हम खाना स्टार्ट करते हैं, कुछ हार्ड स्टफ च्यू करते हैं, तो दांत हमारा वहां से टूट जाता है। तो अब इसका क्या इलाज है? तो देखिए, मान लो कि जब इनेमल और डेंटिन तक हमारा दांत टूटा हुआ है तो वहां पे फिलिंग हो सकती है। अगर वही एरिया बहुत ज्यादा टूट गया है तो वहां पे हमें कैप के लिए जाना पड़ता है। अगर वो दांत टूटने में हमारा पल्प इन्वॉल्व हो गया है, मतलब कि हमारा पल्प में इंजरी हो गई है, तो हमें आरसीटी की जरूरत होती है, मतलब कि नसों के इलाज की जरूरत होती है। और इसके बाद हमें उस दांत की एनाटॉमी को रिस्टोर करने के लिए, उस दांत को फंक्शनल बनाने के लिए हमें कैप लगवानी पड़ती है।
आप सपोज करो, मानो कि दांत का जो दांत है हमारा क्राउन पोर्शन है वो पूरा ही टूट गया है, तो फिर क्या करें? तो उस केस में हमें दांत को निकलवाना पड़ता है। जी हाँ, दांत को निकलवाना इसलिए पड़ता है कि उसको हम रिस्टोर अच्छे से नहीं कर पाते, तो उस दांत को हमें निकलवाना पड़ता है। तो अब मैं बताऊंगा कुछ इंस्ट्रक्शन दांत निकलवाने के बाद जो आपको फॉलो करनी है। देखिए, दांत निकलवाने के लिए जनरली 2 विजिट हमें लगती है। सबसे पहली विजिट में डॉक्टर आपको सुन का टीका लगाता है। सुन का टीका लगाने के बाद दांत को निकाला जाता है, और निकालने के बाद वहां पे सुचर कर दिया जाता है, मतलब टांके लगा दिए जाते हैं। फिर 7 दिन बाद आपको डॉक्टर बुलाता है और फिर वो टांके कट कर दिए जाते हैं, और वो एरिया देख लिया जाता है कि वो एरिया अच्छे से हील हुआ है या नहीं। और उसके बाद कुछ 4 हफ्ते बाद आपको वहां पे दांत या तो हम ब्रिज बनवाते हैं, या फिर हम कुछ इम्प्लांट्स का प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हैं 1.5 से 2 महीने बाद, या फिर हम उतारने चढ़ाने वाली चीज मान लो 32C या फिर जो RPD है वो भी हम लगवा सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपने दांत निकलवाया है तो आपको कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। देखिए, जब भी दांत निकालते हैं डॉक्टर, तो उसके बाद आपके मुंह में कॉटन रख दिया जाता है, बेसिकली गोज पीस रख दी जाती है 45 मिनट्स के लिए। तो ये 45 मिनट्स के लिए आपको गोज पीस रखनी होती है, ताकि खून का थक्का वहां पे जम जाए, मतलब कि ब्लड क्लॉट बनना स्टार्ट हो जाए। और जो खून आ रहा था, जब हम दांत निकालते हैं जनरली इंजरी होती है हमारे मसूड़े को भी, हमारी बोन को भी, तो उस वजह से खून आता है, वो हमारा रुक जाए। तो अब पेशेंट का सबसे पहले सवाल यह आता है कि जब मैं 45 मिनट तक इस रुई को रखूंगा तो मतलब मैं थूकूंगा कैसे? आपको थूकना बिल्कुल नहीं है, आप अपने थूक को अंदर ले सकते हैं, क्योंकि हमने सारे इन्फेक्शन को अच्छे से क्लीन किया है, दांत को पूरा निकाला है, और उसके बाद ही स्टेराइल हम गोज पीस आपके मुंह में रखी है। तो आप जो भी थूक आ रहा है आप उसको मुंह के अंदर ही लें। दूसरी चीज जो है, अगर आप मान लो स्मोकिंग करते हो, आप ड्रिंकिंग करते हो, वो आपको कम से कम 5 दिन तक आपको अवॉइड करनी है। इसका भी एक रीजन है, क्योंकि जब भी आप मान लो हुक्का पीते हो, बीड़ी पीते हो, सिगरेट पीते हो, तो ये चीजें एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करती हैं हमारे मुंह में। तो उस नेगेटिव प्रेशर से जो खून का थक्का जो जमा था वो डिसलॉज हो सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसलिए आपको ये चीजें अवॉइड करनी है, ताकि आपका जो जख्म है, जो इंजरी हुई थी, वो जल्दी से जल्दी आपका भर सके। तीसरी चीज, अगर मान लो कि आप बीपी के मरीज हो, ब्लड प्रेशर आपको रहता है और आपको डायबिटीज भी रहती है, तो आप टाइम टू टाइम आपको वो उनकी जो दवाई है वो लेनी है। क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि आपने मान लो दवाई, बीपी की दवाई आपने छोड़ दी, तो 3 से 4 दिन बाद जब आपने दांत निकलवाया था, बाद भी खून आना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो ब्लड प्रेशर की वजह से ऐसा होता है। तो आपको वो दवाई भी जरूर टाइम टू टाइम लेनी है। फिर डॉक्टर जो डेंटिस्ट है जिसने आपका दांत निकाला है, वो भी आपको कुछ दवाइयां प्रिस्क्राइब करता है। कुछ एंटीबायोटिक्स होती है जो कि इन्फेक्शन को कम करने में मदद करती है, कुछ एनाल्जेसिक होती है जो आपके दर्द को ठीक करने के लिए होती है, और कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है जिससे कि आपकी जो इन्फ्लेमेशन है वो हमारी कम से कम हो। फिर बात आती है खाने की कि हमें क्या क्या खाना है। देखिए, आपको ठंडा और नरम खाना ही यूज करना है। मतलब कि अगर आप बहुत बार चाय पीते हो, दूध पीते हो गरम, तो आप गुनगुना ले सकते हो, बट बिल्कुल गरम नहीं लेना है। आपको ठंडा और नरम खाना ही खाना है। और जब 45 मिनट्स बाद जब आप हमारे गोज पीस मतलब जो कॉटन डॉक्टर ने रखी थी उसको निकाल के फेंकोगे, तब आप कोई भी ठंडी चीज ले सकते हो। आप आइसक्रीम ले सकते हो। जो आइसक्रीम जो आप लोगे वो कप के फॉर्म में ही लेनी है, आपको कोई कोन वाली फॉर्म में नहीं लेनी है, कोई आइसक्रीम की बार नहीं लेनी है, वो आपको कप के फॉर्म में ही लेनी है। तो ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन थी, ये आपको फॉलो करनी चाहिए ताकि जो आपका जख्म है वो जल्दी से जल्दी भर सके। और 1 वीक बाद आपको दोबारा से डेंटिस्ट को विजिट करना है, ताकि जो टांके लगाए थे वो सुचर जो लगाए थे वो डेंटिस्ट काट दे और उस एरिया को अच्छे से एग्जामिन कर ले कि जो हमने दांत निकाला था और जो इंजरी हुई थी वो हमारा अच्छे से
जो जख्म है वो अच्छे से भर रहा है या नहीं। अब बात करते हैं, मान लो दांत का जो टुकड़ा था वो हमारा फ्रैक्चर हुआ था, जो दांत का क्राउन पोर्शन था। अगर वो बच्चों के केस में ऐसा होता है तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज तो अगर इन्फेक्शन है तो हमें दांत निकालना पड़ता है। दूसरी चीज, बच्चों में सबसे मेन चीज जो है, हमें स्पेस मेंटेनर लगवाना होता है। स्पेस मेंटेनर का क्या मतलब है? स्पेस मेंटेनर का मतलब ये है कि दांत निकलने से जो स्पेस है, जो दांत निकाला हमने जो स्पेस था, वो स्पेस वैसा का वैसा मेंटेन रहे। जो आगे वाले दांत है, पीछे वाले दांत है, उस स्पेस को क्लोज ना करें, क्योंकि जो नीचे दांत हमारे आ रहे होते हैं परमानेंट, वो टेढ़े मेढ़े ना आए, मतलब कहीं भी डिफ्लेक्ट ना हो, तो हमें स्पेस मेंटेनर लगवाने की बहुत जरूरत है। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टिप है। अगर बच्चे, आपके भी कोई बच्चे के दांत निकलना है तो वहां पे आप डॉक्टर से पूछ सकते हो कि जी हमें स्पेस मेंटेनर लगवाना है, आप वो लगवा दीजिए। जनरली उसके लिए 2 या 3 विजिट लगती है। एक विजिट में हम नाप लेते हैं और दूसरी विजिट में उसको आपके मुंह के अंदर फिक्स, या फिर अगर रिमूवेबल स्पेस मेंटेनर यूज करें तो वो हम लगा देते हैं। तो ये थी हमने बात की कि आपका दांत अगर फ्रैक्चर होता है तो उसका क्या इलाज है। जो नेक्स्ट जो डेंटल प्रॉब्लम है वो है हमारा मसूड़े से खून आना। ये बहुत ही एक आम बात है, मतलब आपने कभी भी देखा होगा किसी न किसी पॉइंट, लाइफ के पॉइंट पे मसूड़े से खून आना स्टार्ट हो जाता है। देखिए, अगर मसूड़े से खून अगर प्रेग्नेंट वुमेन को आ रहा है तो वो एक नॉर्मल चीज है। उस केस में क्या होता है कि जो हार्मोन्स है उसमें काफी मतलब कि बदलाव होता है, चेंजेस होता है, तो उस वजह से मसूड़ों में खून आना आ सकता है, तो वो एक नॉर्मल चीज हो सकती है। बट आपके भी अगर मसूड़े में खून आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपके गम्स में इन्फ्लेमेशन है, आपके गम्स हेल्दी नहीं है। तो इसके लिए क्या करें? देखिए, सबसे पहले आपको डेंटिस्ट को विजिट करना है ताकि एग्जामिन कर पाए कि मसूड़े में खून क्यों आ रहा है। कोई गंदगी की वजह से आ रहा है, जो गंदगी है वो ऊपर तक जमी हुई है, या फिर नीचे जड़ तक भी जमी हुई है, या फिर आपको पायरिया जो है, जो बीमारी होती है वो हुई है, उसकी वजह से भी मसूड़े में खून आता है, या कोई और चीज से, कोई ब्रश करने से आपके गम्स को इंजरी हो गई है तो उस वजह से भी मसूड़े में खून आ सकता है। देखिए, अगर आपके मुंह में गंदगी जमी हुई है तो सबसे पहले डेंटिस्ट आपको मुंह की सफाई करवाने को बोलेगा, जिसको ओरल प्रोफाइलैक्सिस भी बोलते हैं या फिर स्केलिंग भी बोलते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ताकि सफाई होने के बाद फिर क्या होता है, मसूड़े की जो इन्फ्लेमेशन है वो हमारी धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाती है। ये जो इन्फ्लेमेशन है जो कम होना स्टार्ट होती है, ये तभी होती है जब हमारे जो गंदगी है, जो हमारा मतलब कैलकुलस है जो जमा हुआ, वो हमारे मसूड़े तक ही है, ज्यादा उनके जड़ तक नहीं गया है। अगर हमारा जो कैलकुलस है वो हमारा जड़ तक पहुंचा हुआ है, जड़ को भी इन्वॉल्व कर रहा है, तो उस केस में हमें क्यूरेटाज करवानी पड़ती है या फ्लैप सर्जरी भी करवानी पड़ती है। क्यूरेटाज फ्लैप सर्जरी में ये होता है कि मसूड़े को थोड़ा डिफ्लेक्ट किया जाता है और वहां से अच्छे से जो गंदगी है उसको निकाला जाता है, ताकि हमारा जो मसूड़ा है वो डिजीज फ्री रह सके। अगर तीसरा जो आपका ब्रशिंग टेक्निक अच्छी नहीं है, आपने ब्रश की वजह से अपने मसूड़े को इंजरी पहुंचा दी है, उसकी वजह से आपको मसूड़े में खून आ रहा है, तो डॉक्टर आपको एक ट्यूब कुछ लगाने के लिए देता है, कुछ जेल लगाने के लिए देता है, जिससे कि आपके मसूड़े की जो इंजरी है वो आपकी जल्दी से जल्दी भर सके। मैं कुछ टिप देना चाहूंगा। जल्दी देखिए, आपका जब भी मसूड़ा हेल्दी नहीं है और मसूड़े से खून आता, कुछ चीजें होती है, मान लो मसूड़े में कोई भी डिजीज है, तो आप मसूड़े की मालिश जरूर कीजिए। मसूड़े की मालिश आप किसी भी चीज से कर सकते हैं, जैसे आपको अगर तेल अच्छा लगता है तो आप तेल से मसूड़े की मालिश कर सकते हैं, आपको घी ऐसे अच्छा लगता है तो घी से मालिश कर सकते हैं, और अगर आपको ये भी चीज अच्छी नहीं लगती, इवन जब आप ब्रश कर रहे होते जो फोम बनती है उससे भी आप मसूड़े की मालिश कर सकते हैं, जिससे कि आपके मसूड़े में जो ब्लड फ्लो है वो अच्छा हो, और ब्लड फ्लो अगर अच्छा होगा तो आपका मसूड़ा भी बिल्कुल हेल्दी रहेगा। तो जो नेक्स्ट जो हमारी जो डेंटल प्रॉब्लम है
मोस्ट कॉमन जो डेंटल प्रॉब्लम है वो है हमारे मुंह के अंदर से बदबू आना। बहुत से पेशेंट आते हैं जिसमें मुंह के अंदर से बदबू आती है। तो एक तो सबसे पहले मुंह के अंदर आपसे बदबू आती है, आप अगर कोई मीटिंग करने वाले पर्सन है या फिर कोई फ्रंट डेस्क पर्सन है या फिर पब्लिक स्पीकर है, तो ये चीजें आपको बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंस दिखाती है। तो मुंह के अंदर बदबू आना ये भी बहुत ही नॉर्मल एक बहुत ही मोस्ट कॉमन डेंटल प्रॉब्लम है। अगर हम डेंटल टर्म में इसको बोले तो इसको हैलिडोसिस बोला जाता है। देखिए, जो मेन कारण होता है मुंह के अंदर बदबू आने का, वो आता है कि आपके दांत के अंदर सफाई ना होना, दांत की अच्छे से सफाई ना होना, वहां पे खाना फंसना। तो आपको सबसे पहले डेंटिस्ट को विजिट करना है। तो हो सके वो आपकी स्केलिंग करेंगे, जैसे मैंने पहले बताया, ओरल प्रोफाइल एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं, क्योरटाज परफॉर्म कर सकते हैं। ज्यादा अगर हमें गंदगी बहुत ही ज्यादा जमी हुई है तो फ्लैप सर्जरी भी परफॉर्म करनी पड़ती है। तो जब हमारा ये सब चीजें हो जाती है तो मुंह के अंदर से बदबू आना थोड़ा कम हो जाता है। दूसरी चीज ये है कि हमें माउथ वॉश यूज करना चाहिए। आपको डेंटिस्ट प्रिस्क्राइब करता है कुछ माउथ वॉश, जिससे कि हमारी जो मुंह की बदबू है वो हमारी कम हो। माउथ वॉश से क्या होगा कि जो बैक्टीरिया का जो लोड है हमारे मुंह के अंदर उसको कम होगा। तीसरी जो चीज है, बहुत बार ऐसे पेशेंट होते हैं जिनमें कीड़ा बहुत ज्यादा लगता है। तो कीड़ा जब भी लगता है, गड्ढा जब बनता है तो उसमें सड़न पैदा होती है, तो उसके कारण से भी मुंह में बदबू आती है। तो आपको अगर मान लो कीड़ा लगा हुआ है तो वहां पे फिलिंग करवाने की जरूरत है। अगर बहुत ज्यादा कीड़ा लगा हुआ है, नस तक पहुंचा हुआ है, तो आरसीटी करवाने की जरूरत है और वहां पे कैप लगाने की जरूरत है। अगर आपके दांतों के बीच में गैप है और वहां पे खाना फंसता है तो उस चीज को ठीक करवाने की जरूरत है। तो मैं कुछ टिप्स दे रहा हूं ताकि आप अपने ओरल हाइजीन को अच्छे से मेंटेन कर सको और फिर ताकि आपका जो मुंह से बदबू आती है वो हमारी कम हो सके। सबसे पहले आपको क्लीनिंग अच्छे से करनी है। जब भी आप खाना खाओ आप अच्छे से कुल्ला करो ताकि जो खाना है वो कहीं भी चिपका ना रहे। और कहीं पे चिपका भी रह जाता है तो आप या तो डेंटल फ्लोस को यूज करो या फिर जो इंटरडेंटल ब्रशेज आते हैं उनको यूज करो और उसको रिमूव करो। फिर अगर आपकी टेंडेंसी है कुछ ऐसे फूड कंज्यूम करने की, जैसे अनियन, गार्लिक या फिर कोई ऐसे फूड जिससे मुंह से बदबू ज्यादा आती है, तो वो आप अवॉइड करिए। चौथा, आपको माउथ वॉश जरूर यूज करना है। माउथ वॉश यूज करोगे तो मुंह से जो बदबू आती है वो हमारी कम होगी। बेसिकली आपको अपनी ओरल हाइजीन को अच्छे से मेंटेन करना है, वहां पे खाना नहीं फंसने देना। दूसरा, आपको कीड़ा लगा हुआ है, कुछ और डेंटल प्रॉब्लम है, उनको अच्छे से ट्रीट करवाना है। इन सब की चीजों से आपकी जो मुंह के अंदर बदबू आती है वो हमारी कम हो जाएगी। तो ये था हमारा मुंह के अंदर बदबू आने का कारण, कुछ कारण जो मोस्ट कॉमन है और उसका इलाज। तो अब हमने इतने सारे डेंटल प्रॉब्लम्स की बात की जो कि मोस्ट कॉमन है। एक और डेंटल प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं जो कि मोस्ट कॉमन है, वो है हमारा मुंह के अंदर छाले होना। देखिए, जब भी मुंह के अंदर छाले होते हैं, बेसिकली अगर आप डेंचर पहनते हो तब भी मुंह के अंदर छाले हो जाते हैं। अगर डेंचर मतलब कि 32 जो आर्टिफिशियल दांत है, अगर आप नहीं आपके नेचुरल टूथ है तब भी मुंह के अंदर छाले होते हैं। तो उसको डायग्नोस करना बहुत जरूरी है। डायग्नोस इसलिए करते हैं कि मुंह के जो छाले हैं वो किस कारण से हुए हैं। आपने कोई हार्ड ब्रशिंग कर ली, उससे इंजरी हो, उस कारण से हुए हैं, या फिर आपने मान लो खाना खा रहे थे तो वहां पे गाल बीच में आ गया, गाल कट गया, उस कारण से हुए हैं। मान लो कि आप डेंचर पहन रहे हो, आपका कुछ एरिया पे ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, उस कारण से छाले हुए हैं, तो एक ये भी कारण हो सकता है। या फिर आप मान लो पढ़ाई कर रहे हो, कुछ ऐसी जॉब कर रहे हो जिसमें बहुत ज्यादा टेंशन है, स्ट्रेस है, स्ट्रेस अल्सर जिसे बोलते हैं, उस कारण से भी हो सकते हैं। या फिर मान लो कि आपके कोई कैंसरस लीजन बनना स्टार्ट हो गया, तो उस की वजह से भी मुंह के अंदर छाला होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये बहुत ही मोस्ट कॉमन डेंटल प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो हमें ये देखने की जरूरत है कि मुंह के अंदर छाले किस वजह से हो रहे हैं। ये तभी हो सकता है जब आप अपने डॉक्टर को विजिट करोगे, तो वो अच्छे से आपकी हिस्ट्री पूरी जानेगा कि किस कारण से आपके मुंह के अंदर छाले हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हमारा इलाज होता है।
देखिए जो कैंसरस जो लीजन बनते हैं उसका अलग इलाज है। जो नॉर्मल मुंह के छाले हैं वो नॉर्मल हमारे जो डेंटल जो हम जेल्स देते हैं उससे ठीक हो जाते हैं। 7 से 10 दिन के बीच में वो ठीक हो जाते हैं। कुछ चीजें हैं जो हम बोलते हैं कि बहुत ज्यादा आपको मिर्ची वाला खाना नहीं लेना है, बहुत ज्यादा आपको गर्म खाना नहीं लेना है, और कुछ ऐसी चीजें जो मुंह के छाले को बिल्कुल इरिटेट कर रही है वो चीजें आपको अवॉइड करनी है। तो ये जो कुछ कारण थे मुंह के छाले में और उनका इलाज। देखिए ये जो हमने आज जाना जो मोस्ट कॉमन डेंटल प्रॉब्लम्स ये सारी होती हैं और उनका क्या क्या इलाज होता है वो सारा हमने जाना। मैं दोबारा से समराइज कर देता हूँ कि कौन कौन सी मोस्ट कॉमन डेंटल प्रॉब्लम है और उनका इलाज क्या है एक शॉर्ट उसमें। तो सबसे पहले डेंटल कैविटी, दांतों में कीड़ा लगना। तो दांतों में जो कीड़ा है वो इनेमल तक लग सकता है, डेंटिन तक लग सकता है, पल्प तक लग सकता है। अगर इनेमल और डेंटिन इन्वॉल्व है तो तब हमें फिलिंग करवाने की जरूरत है। अगर वो पल्प तक लग रहा है तो हमें वहां पे आरसीटी करवाने की जरूरत है। और हमने आरसीटी करवाई है तो उसके बाद एनाटॉमी को रिस्टोर करने के लिए हमें कैप की लगवाने की जरूरत है। दूसरा जो मोस्ट कॉमन डेंटल प्रॉब्लम हमने जो डिस्कस की वो थी हमारी मिसिंग टीथ। मिसिंग टीथ है तो हमें उसको रिप्लेस करवाना बहुत ही जरूरी है। या तो हम आरपीडी मतलब कि रिमूवल पार्शियल डेंचर्स रिप्लेस करवा सकते हैं, या फिर हम फिक्स ऑप्शन में जा सकते हैं जिसमें 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो हमारा होता है डेंटल ब्रिज और दूसरा होता है हमारा डेंटल इम्प्लांट। तीसरी जो चीज है वो हमने डिस्कस की वो दांतों के बीच में गैप होना जो मोस्ट कॉमन डेंटल प्रॉब्लम थी। इसके हमने 3 इलाज जाने। एक हमारा कॉम्पोजिट फिलिंग, लेजर फिलिंग। दूसरा हमारा तारों का इलाज जो कि ब्रेसेस से भी करवा सकते हो या फिर अलाइनर से भी करवा सकते हो। और तीसरा हमारा वीनियर्स। वीनियर्स बेसिकली जो आपके सिर्फ फ्रंट के दांतों को कवर करता है। चौथी जो हमारी जो मोस्ट कॉमन डेंटल प्रॉब्लम थी वो थी हमारे दांतों में झंझनाहट होना। ये मोस्ट ऑफ द केसेस में होती है। तो इसका हमने इलाज जाना कि अगर मान लो कोई फिलिंग हो सकती है वहां पे, सबसे जो कंजर्वेटिव जो ट्रीटमेंट है। दूसरा मेडिकेटेड टूथपेस्ट यूज कर सकते हैं। अगर उनसे भी सेंसिटिविटी नहीं ठीक हो रही है तो हम आरसीटी को ऑप्ट कर सकते हैं और फिर हम वहां पे कैप को लगा सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट जो डेंटल प्रॉब्लम हमने जानी वो है दांतों का टूटना या दांतों में फ्रैक्चर होना। देखिए अगर दांतों में फ्रैक्चर जो हुआ है वो इनेमल और डेंटिन को इन्वॉल्व कर रहा है तो वहां पे हमारा फिलिंग हो जाएगा, लेजर फिलिंग हो जाएगी। अगर वो पल्प तक हो गया है तो हमें वहां पे आरसीटी करवाने की जरूरत है और उसके बाद कैप लगवाने की जरूरत है। अगर दांत का जो पोर्शन है, जो क्राउन पोर्शन है वो पूरा ही टूट गया है तो फिर हमें दांत निकलवाने की जरूरत है। और दांत निकलवाने के बाद या तो हम डेंटल ब्रिज लगवा सकते हैं फिक्स के लिए, या डेंटल इम्प्लांट, या फिर हम आरपीडी को यूज कर सकते हैं। यही चीज अगर हमारे बच्चों में अगर दांत टूट गया है तो उसमें अगर दांत निकलवाना पड़ रहा है तो हमें स्पेस मेंटेनर लगवाने की जरूरत है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जो नेक्स्ट जो डेंटल प्रॉब्लम थी वो थी हमारा मसूड़ों से खून आना। जनरली जो मसूड़ों से खून आता है वो हमारा दांतों की सफाई का ना होना या फिर वहां पे किसी भी कारण से इंजरी हो जाना। तो इसमें हमें क्या करना है, ओरल हाइजीन को हमें मेंटेन करना है। डॉक्टर के पास जाके आपको ओरल प्रोफाइलैक्सिस करवाना है, मतलब दांतों की सफाई करवानी है। उससे जो नेक्स्ट हमारा जो डेंटल ट्रीटमेंट था वो था हमारा मुंह के अंदर बदबू आना। मतलब जो नेक्स्ट जो हमारा डेंटल जो सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन डेंटल प्रॉब्लम थी वो मुंह के अंदर बदबू आना। मुंह के अंदर बदबू आना बेसिकली वो भी हमारा सफाई से लिंक्ड है। जब हमारा दांतों में अच्छे से सफाई नहीं होती है तो मुंह के अंदर बदबू आना स्टार्ट हो जाती है। जब कीड़ा लगता है तो मुंह के अंदर बदबू आना स्टार्ट हो जाती है। तो देखिए जब कीड़ा लगता है तो आप दांत की फिलिंग करवा सकते हैं। बहुत ज्यादा नस तक पहुंच गया है तो आप आरसीटी करवा सकते हो और उसके ऊपर कैप लगवा सकते हो। लेकिन जब मान लो कि आपका मुंह के अंदर बदबू किसी और कारण से आ रही है, गंदगी कारण से आ रही है, तो सबसे पहले आपको सफाई करवानी है, फिर आपको ओरल हाइजीन मेंटेन करनी है, साथ ही साथ आपको माउथ वॉश यूज करना है। तो इस वीडियो में हमने कंप्लीटली जाना कि दांतों की कौन कौन सी मोस्ट कॉमन डेंटल प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं और उनका सबसे सटीक इलाज क्या है।
उम्मीद करता हूँ ये सब सारा आपको समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी पता लग सके मोस्ट कॉमन डेंटल प्रॉब्लम्स क्या है और उनका सॉल्यूशन क्या है। थैंक यू, कीप स्माइलिंग।